जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। तो देखिए, पहला शब्द है मोर का संबंध भारत से है, तो भालू का संबंध किस देश से होगा। तो देखिए, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भालू कहाँ का कुछ है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू हो जाएगा। तो भालू जो है राष्ट्रीय पशु कहाँ का है, रूस का है भाई साहब। कहाँ का, रूस का राष्ट्रीय पशु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भालू जो है रूस का राष्ट्रीय पशु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न तो हो गया। प्रश्न नंबर 2 भैया क्या कहता है, प्रश्न 2 आप सभी के सामने है। प्रश्न 2 आप सभी के सामने कहता है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखिए, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, इन तीनों में कोई भी तीन एक प्रकार से जो है संबंधित है। जो मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, इसमें तीन कोई एक प्रकार से संबंधित है, एक तीनों से भिन्न है। तो देखिए, आप सभी को हम बता दें, जो ये हो गया मंगल और शुक्र और बृहस्पति, ये जो तीनों है, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, ये सभी ग्रह हैं। जबकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, ये उपग्रह, ये तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है भाई साहब, प्रश्न नंबर 3 है आप सभी के सामने। प्रश्न 3 कहता है, दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों से उस विकल्प को ज्ञात उस विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता हो। तो देखिए, यहाँ पर श्रृंखला को कैसे पूरा होगा, तो श्रृंखला एक दी हुई है, श्रृंखला ये दी हुई है। तो देखिए, सबके पहले पहले अक्षर से पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ए और ए से हो गया जी, यानी कि ए से जी होने में कितना क्या जोड़ना पड़ा, ए होता है 1 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर पर, यानी कि 6 का डिफरेंट है। कितने का, 6 का डिफरेंट है, यानी कि 6 प्लस हुआ है, यानी कि 6 प्लस हुआ है। अब इसी प्रकार देखते हैं जे से, जे होता है 10 पर और पी होता है 16 पर, यहाँ भी 6 प्लस हुआ है, यहाँ भी प्लस 6 हुआ। एस होता है 19 पे, वाई होता है 25 पे, तो यहाँ भी देखिए 6 का प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 6 ही प्लस हुआ है। तो इसी तरीके से आगे भी होगा, जी होता है 7 पे, तो 7 प्लस 6 हो गया 13, 13 पे होता है एम, एम, एम यहाँ पर लिखा। एम से कोई विकल्प स्टार्ट ही नहीं, केवल एक ही विकल्प स्टार्ट है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। लेकिन हम आपको पूरा करके बता रहे हैं। तो देखिए, पी होता है 16 पर, 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 हो गया 22, 22 पे होता है वी, तो हो गया वी, ये लिखा वी। अब वाई होता है 25 पे, 25 प्लस 6 31 हो गया, जबकि 31 यानी कि 26 से कितना ज्यादा, यानी 5, इसमें से 26 माइनस कर देंगे क्योंकि 26 टोटल वर्ड होते हैं एबीसीडी में, तो 5 आ गया। 5 पर कौन होता है ई, यानी कि एम वी ई, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, जो कि ऑप्शन बी में सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है भाई साहब, प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने कहता है, दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता हो भाई साहब। तो देखिए, श्रृंखला यहाँ पर आप नंबर सीरीज दी हुई है। तो देखिए, पहले 5 है, फिर 9 है, फिर 6, फिर 11, फिर 7, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, आप लोग गौर से देखिए यहाँ पर कि 5 से 9 बन रहा, सॉरी 5 फिर 9 फिर 6 फिर 11 फिर 7। तो यहाँ पर देखिए 5 और प्लस 1 6, एक छोड़ छोड़ कर चलिए, 5 प्लस 1, और यहाँ पर देखिए 9 प्लस 2, एक एक छोड़ के चलिए, 9 प्लस 2, फिर यहाँ 6 1 7, 6 प्लस 1 7 हो गया, 6 प्लस 1 7 हुआ। तो यहाँ पर 11 प्लस 2 होना चाहिए, 11 प्लस 2 जो कि आएगा 13, 13 यहाँ पर आएगा। 13 किस ऑप्शन में है, 13 ए ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, 13 जो है ए ऑप्शन में है।
तो ए प्रश्न सही जवाब हो जाएगा, इस विकल्प का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जो कि ब्लड रिलेशन का है। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। क्या कहता है? कहता है आनंद जो है प्रेमा का पुत्र है और राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है और नेहा जो है राजीव की बहन है। तो आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो पहले देखिए, जो जो कह रहा हूं वही करेंगे। तो देखिए आनंद, आनंद यानी ए फॉर आनंद लिखते हैं, ए फॉर आनंद लिखते हैं। तो ए फॉर आनंद, आनंद किसका पुत्र है? तो प्रेमा का। तो माता पिता ऊपर की पीढ़ी में जाते हैं, दादा उनको एक और ऊपर पीढ़ी में, और भाई बहन जीजा साली ये सभी एक ही पुत्र एक ही पीढ़ी में रहते। तो देखिए माता, तो प्रेमा, पी फॉर प्रेमा, चलिए लिख ही देते हैं प्रेमा, ये हो गया। आनंद जो है प्रेमा का पुत्र है, ये हो गया। अब कहता है राजीव जो है प्रेमा का भाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा राजीव, ये एक ही पीढ़ी में है ना, तो राजीव आ जाएगा यहाँ पर, राजीव, ये आ गया राजीव। अब कहता है नेहा जो है रश्मि की पुत्री है, नेहा जो है वो किसकी पुत्री है? रश्मि की। और जबकि नेहा राजीव की बहन है, तो नेहा जो है किसकी बहन है? राजीव की। तो ये देखिए यहाँ ये महिला है और ये प्लस ये जो पुरुष है, और नेहा, कहता नेहा जो है राजीव की बहन है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेहा। नेहा जो महिला है तो माइनस लगाओ। नेहा किसकी पुत्री है? रश्मि की। तो रश्मि एक पीढ़ी ऊपर चली जाएगी, रश्मि यहाँ हो जाएगी रश्मि, जो कि महिला है। आनंद क्या है? पुरुष है, पुत्र है। तो अब इसका संबंध बताना है आपको, रश्मि का संबंध आनंद के साथ। तो रश्मि का संबंध आनंद के साथ क्या हो रहा है? तो आनंद की दादी जी है रश्मि, यानी कि रश्मि का पोता हुआ आनंद। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रश्मि का पौत्र यानी पोता होगा आनंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष छोटा है, तो रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दोगुनी उम्र का हो? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, मान लिया कि रोहन जो है 10 वर्ष का है, तब जो है निखिल जो है 2 वर्ष का होगा दोनों में, यानी कि निखिल जो है 8 वर्ष छोटा है रोहन से। तो मान लिया रोहन जो है 10 वर्ष का है, तो निखिल जो है 2 वर्ष का होगा। तो 6 साल बाद रोहन हो जाएगा 16 वर्ष और निखिल हो जाएगा 8 वर्ष, जो कि देख लीजिए दोनों जो है आपस में आधा, यानी कि निखिल की आयु का दुगना है रोहन। तो यहाँ पर जो है क्या कहता है, निखिल जब निखिल से दुगनी उम्र का होगा तो कितने वर्ष का होगा? तो वो 16 वर्ष का होगा। कितना? 16 वर्ष का होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 16 वर्ष का रोहन होगा जब निखिल से दुगनी वर्ष की आयु का होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन है भाई नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए, ग्रांट में जो भी वर्ड हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशन शब्द में है, बनाया जा सकता है। और नेशन में भी वही शब्द हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में उपयोगी हुए हैं, यानी कि ये भी बनाया जा सकता है। और जेंट्स में भी वही शब्द हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में है, सब बनाया जा सकता है। ऑरेंज में देखिए, ऑरेंज में एक ऐसा अक्षर है ई, एक ऐसा अक्षर ई है जिसकी वजह से यह ऑर्गेनाइजेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें ई है और ऑर्गेनाइजेशन शब्द के अक्षरों में ई कहीं पर भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि यदि अर्थक्वेक को इतना लिखा जाता है तो
के रूप में लिया जाता है तो इलेक्ट्रोरेट को किस रूप प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए कि अर्थवोक को इधर से उल्टा लिख दिया गया है, ई इधर से, के ए इधर से लिख दिया गया है, यानी कि विपरीत लिख दिया गया। तो इसी प्रकार हम लोग इसको लिख देंगे। तो पहले इसमें ई है तो यहाँ पर ई लिखेंगे, फिर टी है तो फिर टी लिखेंगे। रुक जाए, हम पहले उसको ही लिख देते हैं। तो देखिए अर्थवोक को क्या लिखा गया है, ए आर टी एच क्यू, ये एच के बाद क्यू, फिर यू, फिर ए, फिर के, फिर ई। इसको क्या लिखा गया, इसको इधर से लिख दिया गया है, इसको इधर से लिख दिया गया, इधर से स्टार्ट कर दिया गया, इधर से लिख दिया गया, यानी कि ई, ई के ए और यू, और फिर क्या लिखा क्यू, क्यू फिर एच, फिर टी, फिर टी के बाद आर ए ई, आर ए ई लिखा गया है। तो हम आर ए ई इधर लिख देते हैं, आर ए ई, आर ए ई इधर लिख गया, आर ए ई इधर लिख गया भैया, ठीक, आर ए उधर लिख गया। अब तो इसी प्रकार आपको लिखना है, क्या लिखना है इसको। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग है इधर से ई से, अब हम लोग इधर से लिखेंगे स्टार्ट, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ई है, ई है, फिर टी लिख दिया हमने, फिर ए है, फिर ए लिख दिया, फिर आर है, फिर आर लिख दिया, फिर ओ है, ओ लिख दिया, फिर टी है, टी लिख दिया। आपको क्या करना है, आपको इधर का देख के पहले ही ऑप्शन में मार देना, लेकिन ऑप्शन सब उसी से स्टार्ट है, टी फिर सी, फिर ई, फिर एल, फिर ई है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया। इस प्रश्न का सही जवाब देखिए, ये शब्द कहाँ पर लिखा है, आप लोग गौर से देख पा रहे होंगे। तो ये शब्द ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने, यदि ए का आशय गुणा से है, बी का आशय प्लस से है, बी का आशय भाग से, ये जो है साइन ये भाग का है, ये भाग का है भाई साहब, ये जो लिखा है ये भाग का साइन है, सी का आशय प्लस से है और डी का आशय माइनस से है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। जो लिखा है 8a3c 24b 12d 19 लिखा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई साहब, हम लिखते हैं 8, फिर लिखा है ए का आशय क्या है, यहाँ लिखा है गुणा, तो हम डायरेक्ट गुणा का निशान लगाएंगे। फिर लिखा है 3, फिर लिखेंगे 3, 3 लिख दिया। फिर लिखा है सी का आशय प्लस है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस लिख देंगे, प्लस लिख दिया हमने, ये देखिए प्लस है। अब लिखा है 24, 24 लिख दिया मैंने। 24 बी का आशय भाग से है, तो यहाँ पर हमने भाग लगा दिया, भाग लगा दिया। फिर लिखा है 12, 12 लिख दिया मैंने। 12 के बाद डी लिखा, तो डी का आशय माइनस है, माइनस 19 लिख दिया। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 12 का भाग करेंगे 24 में तो आएगा 2, इसकी जगह पर, इसकी पूरी जगह पर आ जाएगा 2 यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 8 गुणे 3, इसकी जगह पर पूरी जगह पर आ जाएगा 24, तो 24 और इसकी जगह पर आ गया 2 और यहाँ माइनस में 19, तो 24 प्लस 2 माइनस 19, माइनस 19। तो देखिए 24 प्लस 2 हो गए 26, 26 और माइनस 19, माइनस 19 कितना बचा, कितना बचा, 26 में से 19 जाएगा तो बचेगा 7, 7 जो कि आप किस ऑप्शन में रखा हुआ है, 7 जो कि बी ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है भैया। प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने है, कहता है निम्नलिखित समीकरणों में एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया 2 + 4 + 6 को 48 लिखा गया किसी कुट भाषा में, यानी कि किसी
विशेष प्रणाली में, और 3 + 2 + 8 उसी प्रणाली में इतने को 48 लिखा गया है। तो उसी प्रणाली में इसको क्या लिखा जाएगा भैया, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको ये बताना है। तो देखिए आप गौर से देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि 2 + 4 + 6 यानी कि आपस में सभी को गुणा करके दिया है। 2 चुक्कू 8, 8 छंग 48, सभी का गुणा किया हो, यानी कि इसका क्या है, सभी का आपस में गुणा है। सभी का 2 × 4 × 6 बराबर 48 बराबर 48 हो गया। और यही हाल इसके साथ हुआ, तो हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70, 70 जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें साइन तो प्लस का लगा हुआ है बट सभी को गुणा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भैया कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए, यानी कि लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो देखिए बीच वाला नंबर लुप्त है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप ही लोग बताएं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हमको लोग को ऐसे चाहे सॉल्व कर ले, चाहे जैसे सॉल्व करो, चाहे ऐसे सॉल्व करो, चाहे ऐसे सॉल्व करो। हम लोग देखते हैं बीच का पद गायब है, या फिर हम लोग इन दोनों से मिलकर कुछ बीच का बना ले, इन दोनों से मिलकर बीच का बना ले, उसी प्रकार इन दोनों से आ जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके देख ले, दोनों में जो नियम होगा आ जाएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ऐसे कोई नियम बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ बन ही नहीं रहा। 2884 से 45 किस प्रकार बनेगा। मान लिया 84 में से हम लोग 45 घटा 28 घटा कर देखते हैं, तो 84 - 28, तो 84 - 28, 14 में से 8 गए बचा 6, 7 में से 2 गए बचे 5, 56, जो कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो चलिए हम लोग जो है इसको वैसे फिर बना के देखते हैं, इन दोनों से बीच का बना के देखते हैं। तो देखिए ये 7 है और ये 8 है, इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा 4, यानी 28 को भाग देंगे 7 से तो आएगा 4। अब इसको गुणा कर देंगे 5 से, इसको काटेंगे तो आएगा 4, इसको गुणा कर दिया हमने 5, जो आ गया 20, आ गया 20। उसी प्रकार अब हम लोग करेंगे 84 को भाग देंगे, 84 को भाग देते हैं 12 से, गुणा करते हैं 5 से, गुणा करते हैं 5 से, तो 12, 12 सत्ते 84 आएगा, और 7 का गुणा होगा 5 से तो आ जाएगा 35। तो यहाँ पर 35 आ गया। अब ठीक उसी तरीके से हम लोग 45 को 9 से भाग देते हैं और 9 उसको गुणा कर देते हैं 5, क्योंकि 5 से गुणा ही सब में हो रहा है, यही तो लॉजिक है। तो 9 पंजे 45 और 5 आएगा, 5 का गुणा 5 से हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 25। 25 आया, और 25 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया क्या कहता है, तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न भैया कहता है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो देखिए भाई साहब ये जो लिखा है अप्रोच, अप्रोरिएट, अप्रूवल और अप्रूव, इनको यानी कि एक क्रम में लिखना है, सार्थक क्रम में लिखना है भाई साहब, सार्थक क्रम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले APRO, 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 AP मतलब APPRO सब में है, यहाँ से अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए है, ए जो कि ABCD यानी कि वर्णमाला में सबसे पहले नंबर पर आता है। यहाँ पर ओ के बाद पी है, यहाँ पर ओ के बाद वी है, यहाँ ओ के बाद वी है। तो देखिए सबसे पहले अक्षर किस में मिला, तो अप्रोच में मिला, यानी कि ए नंबर वाला सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले ए नंबर वाला आ रहा है। ठीक, सबसे पहले ए नंबर वाला आ रहा। फिर देखिए अब इसको छोड़ देंगे, ये तो आ गया अपने स्थान पर। अब यहाँ देखेंगे पी, ओ के बाद पी है, यहाँ वी है, यहाँ भी वी है। तो इनमें दोनों में वी है जो कि 22 नंबर पर आता है, यहाँ पर पी है जो कि 16 नंबर पर आता है। अब इन दोनों को कंपटीशन है, ये तो निकल गया आगे, यहाँ से बी आ गया, ए बी। अब यहाँ वी है, यहाँ भी है,
तो दोनों में वी है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, तो ए ई से पहले आता है यानी कि सी, बचा ये डी, डी हो जाएगा ये। तो कौन सा क्रम बना? ए बी सी डी, ए बी सी डी क्रम बना भैया, यानी कि जैसे दिया है वैसे ही सार्थक क्रम यानी शब्दकोश के क्रम में ही लिखे हुए हैं ये। तो ए बी सी डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है ए बी सी डी। तो यही क्रम जो है सही क्रम है, शब्दकोश के अनुसार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 भैया है। प्रश्न नंबर 13 भैया क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न नंबर 13 कहता है कि भैया यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए इत्यादि, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर पहले दिशा निर्देशन हम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दिशा निर्देशन। तो देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखना, उत्तर को उसने कहा है उत्तर पश्चिम लिखिए। तो उत्तर को भैया क्या लिखना? हम यूपी से लिख रहे हैं। उत्तर को उत्तर पश्चिम, उत्तर को उत्तर पश्चिम, और पश्चिम को क्या लिखा गया है? पश्चिम को लिखा गया है दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर लिखा जाएगा पश्चिम को दक्षिण पश्चिम ना, दक्षिण पश्चिम लिखा जाएगा। और फिर इसको क्या बोला है? दक्षिण को दक्षिण पूर्व, तो यहाँ पर दक्षिण को दक्षिण पूर्व लिखा जाएगा। और फिर इसी प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। इत्यादि लगा हुआ शब्द है, इत्यादि का मतलब उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व हो गया। तो अब देखिए ये तो हमारा दिशा निर्देशन प्रश्न के अनुसार बना, नहीं तो ऊपर उत्तर होता नीचे दक्षिण होता, जो प्रश्न ने कहा हमने वो बना लिया। तो देखिए अब क्या कहता है कि यहाँ लिखा एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से, यानी यहाँ से स्टार्ट करता है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम से कहाँ जाता है? सीधा जा रहा है, सीधा गया, फिर कहाँ मुड़ा? सीधा उत्तर पूर्व की ओर। तो देखिए उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़ जाए, तो बाएं वो किधर मुड़ेगा भैया? बाएं वो मुड़ेगा इधर, बाएं वो मुड़ेगा इधर, इधर मुड़ गया ऊपर की ओर, यानी कि इधर मुड़ गया। हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए वो किधर मुड़ा? फिर इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया ना, इधर मुड़ गया। फिर कहता है मुड़ जा और बाएं मुड़े, फिर सीधे चला जाए, चलकर दोबारा बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, तो वह किस, अब इस दिशा में जा रहा है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो देखिए आप वो इस दिशा की यानी दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। वो इधर ही तो आ रहा घूम के इधर, तो दक्षिण पश्चिम की ओर आ रहा। तो दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। दक्षिण पश्चिम जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न भैया क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में से एक या एक से अधिक वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष या मान्यताएं एक और दो उल्लेखित हैं। आपको मानना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको तय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन से निष्कर्ष मान्यताएं निश्चित रूप से सही है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो भैया यहाँ पर देखिए ये लिखे हैं कथन, ठीक, ये लिखे हैं कथन। तो यहाँ देखिए कथन में क्या कहता है? कुछ राजा रानियां हैं। तो देखिए ठीक, कुछ राजा जो है रानियां हैं। तो यहाँ पर ये हो गए, यहाँ पर ये क्या हो गए? ये राजा हो गए। क्या हो गए? ये हो गया राजा, ये हो गए राजा। आर लिख देते हैं यार, आर जे, ये हो गए राजा, ठीक। अब कलर चेंज करके कहता है कुछ राजा रानियां हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ राजा रानियां हो गई, ये हो गई रानी, इसको लिख देते हैं आर इन,
RN, ये हो गई रानी। तो कहता है सभी रानियां सुंदर हैं। फिर कहता है, देखिए यहाँ पर कह रहा है सभी रानियां सुंदर हैं, तो सभी रानियां जो हैं वो सुंदर हैं। तो यहाँ पर ये जो है सुंदर जो है इसके अंदर आ जाएगा, रानियों रानियों के बाहर आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं सुंदर है ये सुंदर हो गया, ठीक, सुंदर हैं। तो अब निष्कर्ष दिए सभी राजा सुंदर हैं। क्या सभी राजा सुंदर हैं? तो देखिए ये वाला भाग तो सुंदर नहीं आ रहा, यानी कि पहला जो वो है गलत है, पहली मान्यता गलत है भाई साहब। पहला जो हो गया वो हो गया गलत। सभी रानियां राजा हैं, ये भी नहीं, गलत। ये भी सभी रानियां कहाँ राजा हैं, वो तो वही दिया है, कुछ राजा रानियां हैं, यानी कि दोनों जो निष्कर्ष हैं ये गलत हैं। तो हमको क्या चुनना है? ना निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है। ना ही निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि भैया इसमें जो है त्रिकोणों की संख्या बतलाओ, यानी कि त्रिभुज की संख्या बताओ। इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है आपको। त्रिभुज की संख्या तो देखिए, त्रिभुज की संख्या बताना है। ऐसा यदि बनता है, ऐसा, तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं? उसमें तीन, एक, दो और ये बड़ा वाला तीन, तीन त्रिभुज बनते हैं। ये बात ठीक हो गई, तीन बनते हैं। तो देखिए फिर से आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए वही चीज बना है, ये चीज देखिए, यहाँ पर ये देखिए और ये देखिए और ये बीच में, इसमें तीन त्रिभुज हो गए। तीन यहाँ पर और तीन यहाँ पर, सेम कंडीशन में तीन हो गए, ठीक। तीन हो गया, बदलते हैं कलर। तीन ये हुए, तीन, एक ये हो गया चार और एक ये हो गया पांच और एक ये हो गया छ और एक ये हो गया सात। तो देखिए छह ये, एक दो तीन चार ये, तो यहाँ पर आपको लिखते चलना है साथ में। यहाँ पर जो है लिखते चलना है, ये छोड़ो, यहाँ पर लिख रहे हैं। छह ये हो गए, तीन तीन छह और चार ये हो गए 10, ठीक, हो गए 10। अब आपको फिर से देखना है 10। अब एक दो ये हो गए, ये कितने हो गए? 12 हो गए। ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आपको देखना है, देखिए एक ये हुआ बड़ा वाला ऐसे, ये हो गया एक और एक हो गया ऐसे, ये दो एक जैसे हैं, ठीक। फिर लिखा +2। अब बदलते हैं दूसरा कलर। तो देखिए अब एक ऐसे बन रहा है, ये जाके एक ऐसे बना, एक, और फिर ये बनेगा ऐसे एक, दो, दो इधर, फिर दो इधर भी ऐसे करके, एक ये और एक ये हो गए 4। तो +4। तो देखिए कितने हो गए, अब जोड़ते हैं तो समझ में नहीं आ रहा। 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, फिर ये 2 है, 12 2 14, 14 2 14 4 18। 18 ही इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या है। 18 जो है इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न भैया आप सभी के सामने, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। हाथी, शेर और पशु भैया किस उसमें हो सकते हैं? हाथी, शेर और पशु। तो देखिए भाई, पशु को हम लोग एक उसमें रखेंगे, एक चित्र के अनुसार, एक चित्र के अनुसार पशु होगा, और ये हो गया पशु। तो हाथी एक प्रकार का पशु है, ये हो गया हाथी। शेर भी एक प्रकार का पशु है, शेर भी क्या है? एक प्रकार का पशु, तो वो भी पशुओं के अंदर आएगा। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया शेर, ये हो गया शेर और ये हो गया हाथी और ये हो गया पशु, ये हो गया पशु, ये हो गया पशु। तो देखिए एक बड़े से चित्र में दो छोटे छोटे अलग चित्र किस चित्र में बने? तो ऑप्शन सी में बने हुए हैं। ऑप्शन सी में तो देखिए ये हो गया पशु बड़ा वाला त्रिभुज, इसके अंदर एक हाथी एक शेर हो गया। पशु के अंतर्गत हाथी और शेर आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है भैया? प्रश्न नंबर 17 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में एक या
एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं दी गई, यानी कि आपको एक कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है, तो इसको देखकर इसको पढ़ना है, केवल इसको पढ़ना है। तो देखिए, सभी बकरियां गाय हैं, तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको, ये हो गई बकरी, बकरी हो गई, ये हो गई, ये हो गई बकरी, ठीक। तो कहता है सभी बकरियां गाय हैं, तो सभी बकरियां गाय हैं, सभी बकरियां क्या है, सभी बकरियां गाय हैं। तो ये हो गया जो चित्र है, ये हो गई गाय, ये हो गई गाय। अब कहता है सभी जानवर गाय हैं, अब क्या कहता है, सभी जानवर जो हैं वो गाय हैं, क्या कहता है, सभी जानवर जो हैं गाय हैं भैया। तो ये हो गया जानवर, ये क्या हो गया, ये हो गया जानवर, ये हो गया जानवर। तो अब यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ना, सभी बकरियां जानवर हैं। तो देखिए जो बकरी वाला भाग है वो जानवर के अंदर है कि नहीं, एकदम सही है, यानी कि पहला वाला सही है, सभी बकरियां जानवर हैं, बिल्कुल सही है, सभी बकरियां क्या हैं, जानवर हैं। और दूसरा क्या कहता है, सभी जानवर जो है बकरियां हैं, देखिए बकरी केवल इतने में है और जानवर इतना पूरा भाग, तो सभी जानवर बकरी नहीं है, लेकिन सभी बकरियां जानवर हैं, यानी कि केवल एक ही करता है, ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में हम लोग चुन लेंगे कि केवल निष्कर्ष एक ही सही है भैया, केवल निष्कर्ष एक ही सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भैया आप सभी के सामने है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें आकृति निहित है, यानी कि ये जो आकृति है किसमें निहित है भाई, जो ये ऐसा बना हुआ है ये किसमें निहित, किस इसमें तो ऐसा बन नहीं सकता, ये हो नहीं, इसमें तो कताब नहीं बन सकता है, इसमें देखिए कंफ्यूजन है थोड़ा, और इसमें तो इसमें कहाँ बन रहा है, इसमें ऐसे एक गोला जा रहा है, जबकि ये गोले के भीतर, गोले के भीतर देखिए ऐसा एक आमने सामने दो लाइन उल्टा एक्स की तरीके खींची, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए कैसे, यहाँ पर जो ये छोटी वाली लाइन है इधर किनारे वाली, ये वाली देखिए ऐसे हो गया, और ये हो गई बड़ी वाली लाइन, तो देखिए बना है कि नहीं है, वैसे ही एकदम सेम बना है वैसे। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, किस आकृति में, जो आकृति भैया ये सी है, इसमें जो है प्रश्न आकृति निहित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, 19 सॉरी, प्रश्न नंबर 19 भैया क्या कहता है, प्रश्न नंबर 19 कहता है कि प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा भैया, किस उत्तर आकृति जैसा दिखाएगा। तो देखिए पहले गोल कागज था ऐसा, तो उसको पहले इस तरीके से मोड़ा गया एरो के साइड में, फिर इतना बना मोड़ करके, तो फिर उसको इधर मोड़ा गया, इतना बना, तो यहाँ पर तीन छिद्र कर दिए गए, तीन छिद्र कर दिए गए। तो यहाँ पर अब इसको खोलने पर यह कैसा दिखाएगा, तो देखिए तीन छिद्र करेंगे, तो इसको जब खोला जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर तीन जब ऐसे बनेगा ऐसे, तो यहाँ पर तीन ऐसे ऐसे होंगे और तीन ऐसे ऐसे होंगे, तीन ऐसे ऐसे होंगे ना, ऐसे होंगे। जब उसको वैसे खोला जाएगा, उधर का कलर चेंज करके आपको दिखलाते हैं, जब अब पूरा ऐसे खुलेगा तो यहाँ पर एक भाग ऐसे हो जाएगा हल्का हल्का, ठीक, ये कटा हुआ भाग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दो बिंदु ऐसे ऊपर की ओर रहेंगे, एक बिंदु नीचे की ओर, दो ऐसे। अब ये भाग किसमें दिख रहा है, ये भाग किसमें दिख रहा है आपको, ये भाग जो है प्रश्न नंबर 19 का, प्रश्न नंबर सी में ही केवल ऐसा भाग है भैया, प्रश्न नंबर सी में। या फिर एक और अभी इसका नियम है हम बता रहे हैं, लेकिन उसमें आप लगभग तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें ऑप्शन दो से फंस जाएंगे। देखिए कैसे, तीन छिद्र किए गए हैं, तीन छिद्र किए गए हैं, कितने, तीन छिद्र किए गए हैं भाई साहब, तीन छिद्र करेंगे, इसको मोड़ा कितनी बार गया है, दो बार। तो पहले तीन का दुगुना होगा छह, फिर छह का दुगुना 12, 12 छिद्र दिखने चाहिए इसमें। देखिए तीन का तीन, तीन दूनी छह, छह चार 10 नहीं है, दो दो चार, दो छह, दो आठ, ये भी नहीं। अब 12 इसमें है, 12 इसमें, आपको अब
ऊपर नीचे छिद्र की संख्याओं को देख लें। इसमें देखिए तीनों जो है टेढ़े मेढ़े दिए, तो इसलिए ये नहीं है, ये सीधे दिए हुए, यही सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने, यदि दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? यानी कि भैया जो दर्पण है ये रखा हुआ है, इसके सामने बी के लिखा हुआ, जैसे भी लिखा हुआ, तो ये दर्पण में कैसा बनेगा भाई? प्रश्न नंबर 20 का ये सही जवाब क्या होगा भैया? ये कहता कैसा बनेगा, तो देखिए जो बाद में है वो पहले लिखेगा, जो बाद में है वो पहले लिख जाएगा। क्या भैया होगा? जो बाद में है वो पहले लिख जाएगा, यानी कि के उल्टा दिख रहा तो ये के सीधा लिख जाएगा, दर्पण का यही तो नियम है। और बी सीधा लिखा है तो बी उल्टा लिख जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा किसमें लिखा है भैया? इधर वो भी होगा, किधर होगा, किधर होगा भाई, बताएं आप लोग, किधर होगा? ये ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 आप सभी के सामने है भैया। प्रश्न नंबर 21 है, ए बी सी डी तथा ई का वजन अलग अलग है, सी केवल ए से भारी है। देखिए यहाँ पर सी केवल ए से भारी, डी जो है बी से हल्का है किंतु ई पर ई से भारी है, तो पांचों में से सबसे भारी कौन है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर दिया गया सी जो है केवल ए से भारी है, तो सी जो है केवल और केवल ए से भारी है, इससे और सबसे हल्का है। सी जो है केवल और केवल ए से भारी और सभी से हल्का है। और यहाँ पर लेकिन दिया है डी जो है बी से भारी है, डी जो है बी से हल्का है। भाई किससे हल्का है? तो इसका मतलब बी भारी है, बी, डी जो है बी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, ऐसा बन गया, नहीं बन जाएगा? डी जो है बी से हल्का यहाँ पर हो गया देखिए, और ई से भारी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये दिया है कि सी जो है केवल और केवल ए से भारी, तो यहाँ पर जो है सी लिख जाएगा, केवल और केवल ये ए से भारी है, यानी कि इन सभी से हल्का है ना। बात तो सही ये बन गया। अब सबसे भारी कौन? सबसे भारी बी है भैया, सबसे भारी बी और सबसे हल्का ए, तो सबसे भारी बी पूछ रहा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। यदि सबसे हल्का पूछता तो सबसे हल्का सी हो जाता ऑप्शन बी में, सॉरी सबसे हल्का ए होता, लास्ट में ए है ना, सबसे हल्का ए हो जाता, सी तो भैया केवल और केवल ए से भारी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने? अगला प्रश्न 22 नंबर भैया देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 22 कहता है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिकोण यानी कि कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए भाई साहब कुल कितने त्रिभुज हैं इसमें आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये दिया है, ऐसे ऐसे एक वर्ग दिया, उससे एक विकर्ण दिया, इसमें कितना त्रिभुज बनना? दो बनना है, एक ये, तो दो बनना। तो यहाँ पर ऐसे भाग चार हैं, कितने ऐसे भाग हैं? यहाँ पर ऐसे भाग कितने हैं भैया? यहाँ पर ऐसे भाग चार हैं, ये देखिए चार भाग हैं, तो चार में दो दो आठ, ये हो गए ना, ये कितने हो गए? ये हो गए आठ त्रिभुज, दो इसमें दो इसमें दो इसमें दो इसमें, ये हो गए आठ त्रिभुज ना, आठ होंगे। तो अब देखिए कलर बदल के हम आपको दिखाते हैं जो बड़े त्रिभुज बन रहे हैं। ये कितना त्रिभुज हुआ? एक ये, और एक ये, और एक ये, और एक ये, यानी कि ऐसे ऐसे त्रिभुज हो गए चार प्लस चार, यानी कि देखिए एक ये वाला पूरा, और एक ये वाला पूरा, और एक ये वाला पूरा, और एक ये वाला पूरा, तो ये चार त्रिभुज ये वाले हो गए, ठीक। और देखिए बड़ा त्रिभुज एक देखिए एक त्रिभुज हो गया ये, एक त्रिभुज ये, अब एक त्रिभुज हो गया ये दो हुए, अब एक त्रिभुज हो गया ऐसे, एक ये और एक ये, यानी चार ऐसे भी बन रहे हैं। एक ये पूरा, कलर चेंज करके आपको दिखलाते हैं, देखिए एक त्रिभुज ये पूरा हुआ ऐसे ऐसे वाला, ये देखिए ऐसे एक, और फिर एक ऐसे हो रहा है
ऐसे ऐसे, ये पूरा, और फिर एक ऐसे हो रहा, फिर एक ऐसे, 4 त्रिभुज फिर हो रहे हैं। तो 8 + 4 यानी 8 8 16 त्रिभुज हो गए। कितने? 16 त्रिभुज हो गए, जो कि ऑप्शन ए में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, देखिए हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं, ये तो आपको पक्का कंफर्म हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 8 हो गया। अब आपको हम इधर अलग चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, इसको छोड़िए, ऐसा ऐसा चित्र है। अब 4 त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4, 4 यहाँ पर, वो 8 वो प्लस 4 ये। ठीक, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फिर हम इसको जो है मिटा देते हैं, इसको जो है हम मिटा देते हैं। इसको मिटाकर अब देखिए, देखिए अब एक ऐसे जो है बना हुआ है, ऐसे फिर बना हुआ है। अब इसमें लेकिन विकर्ण दोनों खींचे हुए हैं, विकर्ण नहीं खींचना, हाँ विकर्ण खींचे हुए हैं, विकर्ण खींचे वो तो बन गए ना। अब देखिए आपको त्रिभुज बनाना है कौन से। अब त्रिभुज देखिए आपको बनाना है कौन कौन से। एक त्रिभुज हो गया ये, एक त्रिभुज हो गया ये, ठीक, एक त्रिभुज ये, और दूसरा हो गया उसके उधर वाला, एकदम विपरीत वाला, ये हो गए 2। अब इसमें, अब वो एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, एक ये, और एक इसके इधर सामने वाला, 4 ये हो गए, यानी कि 4 फिर प्लस, तो 16 त्रिभुज हो गए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 16 त्रिभुज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 भैया आप सभी के सामने है कि 83 + 87 को क्या लिखा जाता है भैया? 83 + 87 को लिखा जाता है 80, और 77 + 57 को लिखा जाता है 84। 77 प्लस 57 को लिखा जाता है 84। तो भैया इसको क्या लिखा जाएगा? 95 + 47 को क्या लिखा जाएगा? किसी कूट भाषा में लिखा गया है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर गौर से देखिए, तो यहाँ पर इस प्रकार नहीं लिखा गया है। जो ये 8 और 3 है, इसका गुणा किया गया, फिर 7 और 8 का गुणा किया गया, तो दोनों को जोड़ लिया गया। 8 और 3 का गुणा 8 × 24, और प्लस 8 × 7 56, 56 और 24 हो गया 80 ना, 56 और 24 हो गया 80। अब इसी तरीके से इसमें 77 वाले में 7 × 7 49, 7 × 7 49, प्लस और 7 पंजे 35, 35 49 बराबर 84 हो गया। अब इसी तरीके हमको इसमें कर लेना है। इसमें 9 पंजे 45, और 45 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये कितना आ जाएगा? देखिए 8 5 3 3, 8 5 13, 13 का 3, और 4 2 6 6 1 7, 73 आ गया। कितना आ गया? 73। 73 ऑप्शन ए में हुए, ऑप्शन ए में है भैया 73। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कैलेंडर का। अगला प्रश्न है, यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन? उसी साल का पूछ रहा, बढ़िया सरल है। कौन सा दिन होगा? तो देखिए बिना कोड याद करे हम आपको ये प्रश्न बताएंगे। तो देखिए 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन है? सोमवार है। तो इस महीने में कितने दिन बच गए? जनवरी जो है 31 का महीना होता है, 26 तो दिन चले गए। इस महीने में बचे केवल और केवल 5 दिन भैया। कितने? 5 दिन। अब देखिए उसके बाद आएगा फरवरी 2015, उसमें 28 का फरवरी रहेगा। कितने का? 28 का फरवरी। और फिर आएगा फरवरी 28 को होगा, फिर आएगा मार्च, मार्च होगा 31 का। मार्च कितने का होगा? 31 का। फिर आएगा अप्रैल, अप्रैल होगा 30 का।
और फिर आएगा मई, मई होगा 31 का ना, फिर आएगा जून, जून होगा 30 का, फिर आएगी जुलाई, जुलाई होगी 31 की, ये जून है, जून होगा 30 का, फिर आएगी जुलाई, जुलाई होगी 31 की, 31, फिर आएगा अगस्त, अगस्त भी होगा, अगस्त भी होगा 31 का, अगस्त भी 31 का, फिर आएगा सितंबर, सितंबर भैया कितने का होगा, सितंबर 30 का होगा, फिर 2 अक्टूबर, अक्टूबर में केवल 2 तक जाना है। इतने हो गए। तो देखिए अब सभी को 7 से भाग दो, इसको 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, इसको 7 से भाग दोगे तो कुछ नहीं यानी 0 बचेगा, इसको 7 से भाग दोगे 3 बचेगा, इसको 7 से भाग दोगे तो 2 बचेगा, और इसको 7 से भाग दोगे 3 बचेगा, और इसको 7 से भाग दोगे 2, इसको, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 2। अब इन सभी को जोड़ लो तो यहाँ 5 था, ये 7 से भाग जा नहीं रहा, तो देखिए, और ये 2 आखिरी में बचा हुआ, तो देखिए 5 + 3, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 और 2 24, ये 24 हुए भैया, 24 हो गए भाई साहब, 24 का है 25 हो रहे हैं, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 2 25, 23 2 25 हुए, हाँ 25 हो गए, 25 हो गए भैया, कितने हो गए, 25 हो गए भाई साहब। 25 अभी भी ये छोटा मोटा दिन नहीं, 25 को हम लोगों को भाग दे लेना है 7 से। अब 7 से ही क्यों, 7 से इसलिए क्योंकि सप्ताह में दिन होते हैं 7, सप्ताह में दिन होते हैं 7, 25 से भाग, 7 से भाग दिया तो 7 त्रिक 21, 4 बच गया, 4 बच गया, तो 4 जो रिमाइंडर यानी शेषफल बच गया, अब इसको सोमवार में जोड़ लेना है। सोमवार में 4 दिन जोड़ोगे तो कौन दिन होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, फिर शुक्रवार, 4 दिन जोड़ने के बाद आ जाएगा शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि 2 अक्टूबर 2015 को शुक्रवार का दिन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भैया, अगला प्रश्न भी कैलेंडर का है, कहता है यदि बीते हुए कल से पहले यानी कि परसों शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा, बीते हुए कल से पहले यानी कि परसों, तो देखिए ये हो गया आज, वो बीता हुआ कल होगा इधर भैया, कौन बीता हुआ कल होगा इधर, तो ये हो गया बीता हुआ कल, और फिर होगा परसों, फिर होगा परसों, तो परसों था शुक्रवार, परसों कौन सा दिन था, शुक्रवार, शुक्रवार, तो कल होगा, बीते हुए कल के दिन होगा शनि, शनिवार, तो आज इसका मतलब क्या है, आज है रविवार, आज कौन सा दिन होगा, रविवार होगा आज, आज होगा रविवार, तो सोमवार जो है भैया आने वाला कल होगा, आने वाला कल होगा, तो आने वाला कल जो है वो सोमवार होगा, तो सोमवार आने वाले कल को भैया पड़ेगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर भैया 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न 26 है, नीचे 4 आकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं, इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियों में समानता है तथा एक आकृति तीनों आकृतियों से बिल्कुल भिन्न है, उस आकृति का चयन कीजिए, यानी कि आकृति कौन सी है वो। तो देखिए आप लोग सभी लोग गौर से देख रहे होंगे 26 नंबर प्रश्न में, 26 नंबर प्रश्न में भैया गौर से देख रहे होंगे कि इन जो ये तीनों आकृति हैं, ये वाली तीन, इनमें सभी में दो दो लाइन है, सभी में दो, और ये पहली आकृति में केवल एक लाइन है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इन तीनों से भिन्न है, यानी कि आकृति एक जो है इन तीनों से भिन्न है, तो एक ऑप्शन एक जो है इन प्रश्नों का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यानी कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन एक, ऑप्शन एक आकृति जो है सभी तीनों से भिन्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखिए आ गया दिशा और दूरी का प्रश्न, दिशा और दूरी का प्रश्न, कहता रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, भैया देखिए दिशा निर्देशन क्या होता है, दिशा निर्देशन हो गया ये उत्तर, पश्चिम और पूरब
ये हो गया दक्षिण, ये हो गया दिशा निर्देशन। तो रमेश भैया किधर चला? उत्तर की ओर, यानी कि वो चला ऊपर की दिशा की ओर। तो 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला किधर? उत्तर की ओर। 2 किलोमीटर चला उत्तर की ओर भैया, कहाँ? 2 किलोमीटर चला ऊपर की ओर। फिर कहता है, फिर वह अपने दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर, दाहिने यानी कि इधर घूमा, फिर इधर घूमेगा दाहिने, इधर 1 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर चलने के बाद भैया क्या हुआ? चला चला वह फिर दाहिने घूम गया, यानी कि वो इधर घूमेगा, और फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, वो इधर फिर घूम गया, इधर आ गया। लिखा है अब वह उसका चेहरा किस दिशा में है? तो अब वह नीचे की यानी कि दक्षिण दिशा की ओर चल रहा। तो दक्षिण ऑप्शन सी में है भैया, यानी कि वो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न भैया कहता है 28 नंबर प्रश्न जो है, ऐसा प्रश्न जरूर आपको एक देखने को मिलेगा यूपी पुलिस में, और डीआई वाला भी समझ लीजिए चाहे से। कहता है एक सर्वेक्षण से पता चला कि 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं सॉरी, और 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, तथा 24% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते भी हैं और दूरदर्शन पर समाचार देखते भी हैं। तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही आसान है। तो देखिए भैया, 62% लोग केवल दूरदर्शन देखते हैं, 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 24% लोग, उन्हीं में से 24% लोग ऐसे हैं जो दूरदर्शन भी देखते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, यानी अखबार भी पढ़ते हैं। तो भैया तो देखिए कुल कितने लोग जो ऐसे हैं समाचार का ज्ञान मतलब देखते हैं या पढ़ते हैं, कुल कितने से कितने लोग हैं? तो 62 44, 62 + 44 कितना हो जाएगा? 4 2 6, और 6 4 10, यानी कि 106। अब ये 24% लोग इन्हीं में से थे, तो इनमें माइनस कर देंगे। 24% लोग जो हैं इन्हीं दोनों में मिलाकर है ना, तो 24% माइनस करो इसमें से, 24% माइनस करो। 6 में से 4 गए बचे 2, 6 में से 4 गए बचे 2, 10 में से 2 गए बचे 8। 82% लोग, यानी कि 82% लोग के कुल टोटल 82% लोग समाचार पढ़ने या देखने का शौकीन है। तो 100% होने में कितने कम है? यानी कि 100 में से 82 जाएगा, 18% लोग। तो 18% लोग ऐसे हैं ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही देखते हैं भैया। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा प्रश्न जब भी है, जैसे देखिए यहाँ पर ये लोग दूरदर्शन केवल देखते हैं और ये लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो इनको जोड़ लेना है। और फिर ये 24% लोग ऐसे हैं जो इन दोनों में से ही कॉमन है, दोनों लोगों में से कॉमन है। तो हम लोग जब इनको एक बार जोड़ लिया है यहाँ पर, तो दोबारा ये फिर उन्हीं में से आ गए, तो इनको घटाएंगे। अब ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्हीं में फिर से काउंट हो गए हैं, तो इनको घटा लिया, तो 82% लोग ऐसे आए जो समाचार पत्र पढ़ने और देखने के शौकीन हैं। तो टोटल कोई भी चीज होता है 100% अपने आप में, जब 82% लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब 18% लोग ऐसे हैं ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही देखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब 18%, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 29 भैया क्या है? प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 29 भैया देखिए आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 29 आप सभी के सामने है। कहता है प्रश्न नंबर 29, यदि किसी कागज को नीचे प्रश्न में दिखाए गए अनुसार मोड़ दिया जाए तो भैया कौन सा वो होगा? बहुत ही सरल है। तो देखिए पहले हम लोग इसको ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, फिर उसके बाद एक कोने में उसके, ये कागज ऐसा था भैया, ठीक। हमने पहले इसको ऐसे मोड़ा तो ये आधा ऐसे हो गया। कैसे हो गया? ऐसे हो गया। फिर जब ऐसे मोड़ा तो ये ऐसे था, केवल एक कोना इतना ये वाला दिख रहा है, ये वाला कोना दिख रहा है, समझे? केवल ये वाला कोना दिख रहा है, ये वाला कोना दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ पर हम लोगों ने इसके कोने पर बनाया, बीचों बीच में नहीं बनाया है, एक गोला बना दिया। तो जब हम लोग इधर खोलेंगे, इधर सॉरी इधर की ओर जब खोलेंगे तो ये गोला कहाँ दिखेगा? ये गोला इस वाले कोने पे दिखेगा।
जब अब इधर का खोलेंगे, किधर का, इधर बीच की तरफ का इसे खोलेंगे तो ये जो गोला है इस वाले कोने पे आ जाएगा, ये वाला जो गोला है भाई साहब, ये वाला गोला जो है इस वाले कोने पे चला जाएगा और ये वाला गोला जो है इस वाले कोने पे आ जाएगा। तो देखिए ऐसी आकृति कौन दिख रही है, ऐसी आकृति कौन दिख रही है भैया, ऐसी आकृति जो है ऑप्शन सी में दिख रही है। कहां पर, ऑप्शन सी में। ये देखिए बीच बीच में बने हुए हैं, इनके बीचों बीच में, यहाँ बीचों बीच में, ये कोने कोने पर बने। ऑप्शन सी जो है इन दोनों का होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है भैया, प्रश्न नंबर 30 कहता है भैया, यदि यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक कौन सा होगा। तो देखिए भैया इन संख्याओं को भैया आपको क्या करना है, इन संख्याओं जो दी हैं श्रृंखला वाली, इनको जो है आपको आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए यहाँ पर पहले सबसे छोटा है 292, सबसे छोटा क्या है 292 है सबसे छोटा। फिर क्या है, सबसे छोटा 292, फिर 376, 376, फिर 476, 476, ये कलर दिख थोड़ा कम रहा है। 476, 476 के बाद क्या है भैया, 476 के बाद 568, ये कलर अभी भी नहीं बदला, 568। फिर उसके बाद क्या है, 568 के बाद भैया 776, 700, 776, 776। उसके बाद क्या है 843, 843, 843 हो गया। अब एक बच गया इधर, क्या है वो है 988, तो यहाँ लिख दिए 988। तो देखिए कहा है उसने, तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक कौन होगा, यानी कि देखिए 1 2 3, ये चौथी संख्या है। चौथी संख्या कौन सी है उसको हमने इस बॉक्स में बंद कर देते हैं, उसको इस बॉक्स में बंद कर दिया। ये देखिए चौथी संख्या है, तो चौथी संख्या का मध्य अंक देखिए 6 है। कौन सा 6, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।